नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं सत्ता की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के रूप में भाजपा की ओर से खेले गए आदिवासी कार्ड का असर दिखना शुरू हो गया। मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही विपक्ष में दरार पड़नी शुरू हो गई है। इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेडीएस के विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह मुर्मू को समर्थन देने का मन बना लिया है। दोनों जल्द ही इस आशय की आधिकारिक घोषणा करेंगे। मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद कभी भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी में शामिल रहा शिरोमणि अकाली दल भी असमंजस की स्थिति में है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है। अकाली दल के सूत्रों के मुताबिक पार्टी संभवतः अगले सप्ताह इस संदर्भ में निर्णय लेगी और पार्टी का निर्णय मुर्मू को समर्थन देने का ही होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पर दाव। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए ओडिशा की आदिवासी महिला नेत्री और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पर दाव खेला है। द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीने तक झारखंड के राज्यपाल पद पर अपनी सेवा दे चुकी हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा ने नाम का ऐलान किया। सिन्हा 2 बार केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। पहली बार वह 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की नीति सरकार में वित्त मंत्री थे। वह वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही सियासी समीकरण साधने की कोशिश शुरू हो गई है। एक तीर से 2 निशाने साधने की है कोशिश। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का माने तो चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का पलड़ा भारी है। लिहाजा देश का अलग राष्ट्रपति बनने का द्रौपदी मुर्मू लगभग सफर तय माना जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में सांसद और सभी राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित विधायक भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इसी तरह से लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सांसद नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान करेंगे। इसके अलावा देश भर की विधानसभाओं के कुल 4809 एमएलए भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता का प्रयास। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता का प्रयास दरअसल अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी गठबंधन की बुनियादी को मजबूत प्रदान करने की दिशा में बढ़ाया एक कदम है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गत 15 जून को दिल्ली में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक से की गई थी। हालांकि उससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी दिल्ली में गैर भाजपा दलों के नेताओं से बात कर विपक्षी एकता की पांसा चला था। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव संबंधी पहला ममता द्वारा ही की गई थी। उस बैठक में कुछ भी ठोस निकलकर सामने नहीं आया क्योंकि अनेक विपक्षी दल उससे दूर रहे थे। विपक्ष को अपनी हार साफ दिख रही है। वामपंथी दलों को बैठक में बुलाने के तरीके पर ही आपत्ति थी, लेकिन उसे बिना किसी फैसले के खत्म होने की तोहमत से बचने के लिए ममता बनर्जी ने गोपाल कृष्ण गांधी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम उछालकर औपचारिकता पूरी कर दी थी। शरद पवार बैठक के पूर्व ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। चूंकि विपक्ष को अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए विपक्ष ने मुझे बूझे दिल से यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा करके औपचारिकता पूरी कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव में इतनी दयनीय हालत पहले कभी नहीं देखी गई थी। विपक्षी दलों से संपर्क कर आम सहमति। गोपाल कृष्ण गांधी पिछले चुनाव में भी विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी थे, किंतु भाजपा ने रामनाथ कोविंद को उतारकर जो दलित कार्ड चला उससे विपक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए। हालांकि एनडीए के पास इस बार कुछ मत कम पड़ रहे हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास ये दर्शा रहा है कि उसने लगभग 2% मतों से उस टोटे का बीज बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस की मदद से ही पूरा कर लिया है। बावजूद उसके भाजपा विपक्षी दलों से संपर्क कर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित कर विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। विशेषकर हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल होगा पहली आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन ना करना। राष्ट्रपति चुनाव एक तरफा हुआ करता था। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कांग्रेस विधायकों के सामने भी यही दुविधा रहेगी। यद्यपि एक जमाने में कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष के काफी कमजोर होने के राष्ट्रपति चुनाव एक तरफा हुआ करता था। केवल 1959 छोड़कर जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को उतारकर आत्म की आवाज पर मतदान का आह्वान करते हुए कांग्रेस के विभाजन का रास्ता साफ कर दिया था। वामपंथी दलों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया और कशमकश में भरे चुनाव में श्री गिरी ने दूसरी वीरता के मतों से 15,000 की बढ़त लेकर भारतीय राजनीति में इंदिरा युग की शुरुआत कर दी थी। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला आगे भी होता रहा, लेकिन वैसा रोमांच दोबारा देखने को नहीं मिला।
विपक्ष ने अनेक मर्तबा मुकाबले की औपचारिकता भी निभाई। क्षेत्रीयता के नाम पर उसमें बिखराव भी हुआ। मसलन श्रीमती प्रतिभा पाटिल को शिवसेना ने मराठी भाषी होने के नाते समर्थन दिया। प्रणब मुखर्जी भी शिवसेना का समर्थन हासिल करने में सफल रहे, जिसमें अंबानी परिवार की भूमिका बताई जाती है। लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ओर से एक प्रत्याशी का नाम तक विपक्ष को सुझा सके। क्षेत्रीय दलों के सामने वह किस कदर दबी दबी नजर आने लगी है, उसका ताजा प्रमाण यह चुनाव है, जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही। शेष विपक्ष के बिखराव का कारण भी कांग्रेस की उदासीनता है। भाजपा देश के आदिवासी समुदाय के और महिलाओं के बीच में अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटी है, लिहाजा उसके लिए द्रौपदी मुर्मू एक बेहतरीन विकल्प है। मुर्मू बीजेपी के लिए काफी कम काम भी कर चुकी है और मोदी शाह की करीबी भी मानी जाती है। यही नहीं, पूर्वी भारत में जुड़े जमा ही बीजेपी को द्रौपदी के सारे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के अंकगणित में भाजपा और एनडीए का पलड़ा भारी है और ऐसे में मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। उनके पहले ही देश की पहली आदिवासी राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन बीजेपी ने उनका नाम के आगे बढ़ाकर देश की आधी आबादी को बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी को महिलाओं का बड़ा समर्थन। हाल ही के चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला है। यही वजह है कि अब बीजेपी महिलाओं की उपस्थिति को नकार नहीं सकती है। विपक्ष वैसे भी बीजेपी पर कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण बिल पास कराने का दबाव बनाता रहा है। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए सामने लाना, वह भी सबसे वंचित आदिवासी वर्ग से उभारने का एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति। इतना ही नहीं, बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए भी यह एक कारगर कदम साबित हो सकता है। बीजेपी ने मुर्मू के जरिए सामाजिक और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भी की है। दरअसल देश की राजनीति इन दिनों दलितों और पिछड़ा वर्ग के इर्द गिर्द घूम रही है। आम आदमी पार्टी अब गांधी के नहीं बल्कि बाबा साहिब अम्बेडकर के नाम पे आगे बढ़ रही है। पूर्वी भारत में इस समीकरण का बड़ा महत्व है, लिहाजा भाजपा की सामाजिक समीकरणों की रणनीति भी इससे साफ होती है, क्योंकि उसने 2017 में दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। अब बीजेपी ने आदिवासी समुदायों को लाने वाली द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की चुनावी सफलता में इन दोनों समुदाय का बड़ा योगदान है। वह इन दिनों आधारों के मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा से विपक्ष के हौसले पस्त होते हैं। यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में जरूर दिखाई देंगे, लेकिन विपक्ष को नतीजों का इल्म हो चुका है। झामुमो और जेडीएस दोनों ही सैद्धांतिक तौर पर मुर्मू को समर्थन करने का सहमत हैं। बस इसकी आधिकारिक घोषणा औपचारिकता ही बाकी है। इस संदर्भ में जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा ने पार्टी में शीर्ष स्तर पर मुर्मू को समर्थन करने में अपने फैसले से अवगत करा दिया है। यही स्थिति झामुमो की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी के स्तर पर मुर्मू को समर्थन देने का फैसला हो चुका है। खास बात यह है कि झामुमो ने इसे पहले यशवंत सिन्हा की उम्मीदवार का समर्थन किया था। पार्टी विपक्ष की उस बैठक में भी शामिल थी जिसमें सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया था। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्टेशन।